झूठो पॉलिसी दे देता है, वोट लेके चला तो दर्शन देने नहीं आता है अब तक। लेकिन अब कब देंगे? जीतेंगे तब ना देंगे, देंगे नहीं तो इसका क्या उम्मीद है? हमारे साथ क्या आपके साथ विश्वास किया जाए? वो ट्रेन में नहीं लिखा हुआ है मजदूर एक्सप्रेस। नहीं वो किसी ट्रेन में बिहार चलने वाले में मजदूर, गलत भ्रम मत फैलाइए, गलत भ्रम मत फैलाइए। बिहार की किसी का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा कि ना आपको आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी ना आपकी सरकार बिहार में बनेगी, तो आप किस तरह से विकास कीजिएगा? मुझे तो बताइए जरा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, बिहार में हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र में। और आज कदवा विधानसभा क्षेत्र की जनता होगी हमारे साथ और यहाँ के राजनीतिक गलियारों के प्रतिनिधि होंगे, जिनसे आज संवाद करने का मौका यहाँ की जनता जनार्दन को मिलेगा। क्योंकि जनता का लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हक होता है। बिना जनता के कोई भी लोकतंत्र में सरकार नहीं बन सकती है और जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। तो इसलिए मैं अब मंच पर आगे अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करूंगा। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं चंद्रभूषण ठाकुर जी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी कदवा के हैं, इनसे आग्रह करूंगा कि ये मंच में आए और बैठें और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। डॉक्टर एमआर हक, पूर्व प्रत्याशी कदवा, नेता जनसुराज हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा मंच पे आए सर। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करते रहे इन सभी का। विजय दास, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रत्याशी सूरज प्रकाश राय, इनसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आए सर। शाह सादिक हुसैन, भावी प्रत्याशी की ओर से अब्दुल सबूर जी हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं सर मंच पर आए। राजीव रंजन लोजपा से हैं, इनको भी आग्रह करता हूं मंच पर आए सर और बैठें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए इन सभी का। चलिए, अब हमारे कार्यक्रम का जो भाग होगा वो 3 भाग होगा। पहले भाग में मैं प्रतिनिधियों को 2-2 मिनट का समय दूंगा और उन 2 मिनट में ये अपने विचार जो भी होंगे हमारी जनता के समक्ष जो है अपने विचार रखेंगे। इसके बाद दूसरे भाग में मैं यहाँ पे जनता के बीच में चलूंगा, आप सभी के सवाल को मैं सीधा लूंगा और जिन भी प्रतिनिधियों से आपको सवाल पूछना होगा वहीं बैठ के हाथ उठाएंगे, मैं उनसे सवाल लूंगा और प्रतिनिधियों से आपके जवाब को मांगूंगा, ठीक है। तीसरे में फिर से मैं आपके पास आऊंगा, प्रतिनिधियों के पास, फिर उस वक्त हम 5-5 मुद्दों पे बात करेंगे कि अगर विधानसभा में आपको आपके विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जिनको आप करेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो अब इसी कड़ी में सबसे पहले मैं चंद्रभूषण ठाकुर जी, जो भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी कदवा हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में 2 मिनट का वक्त होगा, 2 मिनट में आप जो है जनता के सामने अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद। आपके इस चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से 64 कदवा विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। हमारा एक गठबंधन है और हमारी पार्टी पूरे ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करते आई है, करेगी। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत से कार्यकर्ता और नेता हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके आधार पर सबका साथ सबका विकास का जो नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसी का अनुपालन करते हुए आज न केवल हिंदुस्तान, पूरे बिहार और कदवा में भी जो भी विकास की किरणें नज़र आ रही है वो उसी का परिणाम है। ऊपर मोदी जी और बिहार सरकार के मुखिया हमारे आदरणीय नीतीश जी के दोनों के सहयोग से, परिश्रम से जो काम हो रहा है उसी काम को आगे बढ़ाते हुए कदवा में जिस तरह की समस्याएं हैं उसका तत्क्षण निराकरण हो, इसके लिए हम सहित हमारी पार्टी और गठबंधन पूरी तत्परता और ईमानदारी से काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर एमआर हक जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में सर अपने बातों को जनता के बीच में रखें। नमस्कार साथियों, आज इलेक्शन एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम में मैं दिल की अमीर गहराई से कदवा 64 की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। साथियों, मैं जनस्वराज पार्टी की तरफ से आज प्रतिनिधित्व करने आया हूं यहाँ पे। आज आप लोगों ने देखा है कि बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है।
बिहार को गरीबी से निकालने का क्या रास्ता हो, बिहार अशिक्षा से कैसे निकले, बिहार बेरोजगारी से कैसे निकले, बिहार पलायन मुक्त कैसे हो, बिहार बाढ़ मुक्त कैसे हो, बिहार नदी कटाव मुक्त कैसे हो, इसका एक विजन और एक मिशन लेकर के जनस्वराज आ रही है। आप लोगों ने सबकी सरकारें देखी, आप लोगों ने 30 साल तक लालू जी और नीतीश जी का सरकार देखा, इसके साथ कांग्रेस मिली हुई थी। फिर आप लोग इससे पहले कांग्रेस का सरकार लगातार 20 आज़ादी के बाद से ही 1992 तक रहा, लेकिन किसी ने भी जो बिहार का जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था वो किसी ने भी नहीं किया। तो जनस्वराज पार्टी एक विजन लेकर के, सही लोग, सही सोच और सही प्रयास लेकर के बिहार में आ रही है, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है, एक ही नारा है कि बिहार हमारा जो टॉप 10 राज्यों विकसित की श्रेणी में, विकास की श्रेणी में टॉप 10 राज्यों में आए, और बिहार के ऊपर जो बीमारू राज्य का, बीमारू स्टेट का जो छाप लगा हुआ है, जो बदनुमा दाग लगा हुआ है, वो हटे इससे। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपने जानिब से कदवा जो हमारा बाढ़ का इलाका है, नदी कटाव का इलाका है, इसके लिए हमने लगातार आंदोलन किया है। बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए मैं लगातार 5 साल से आंदोलन कर रहा हूं, और नदी कटाव का स्थायी समाधान के लिए आंदोलन किया मैंने, लेकिन आज तक इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। बस मेरा ये कहना है कि बाढ़ का स्थायी समाधान हो, नदी कटाव का स्थायी समाधान हो, और हमारा जो कदवा हो एक विकसित कदवा बने, यही सपना लेकर के हम लोग जनस्वराज पार्टी के विजन को लेकर के आप सभी के बीच आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय दास जी हमारे बीच हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूरज प्रकाश राय जी का। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर, सबसे पहले तो हम प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कदवा आसन 64 के क्षेत्र में आके आपने जो ये जन समस्या या इस तरह का जो कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बताना चाहते हैं कि कुछ साथियों ने जो कहा कि विकास नहीं हुआ है, शायद 2005 के पहले की सरकार अगर होती, बिहार में किस तरह की सरकार है, हम पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, 2005 के पहले की सरकार कटिहार से पत्रकार को उठा के पूर्णिया के ले जाके बंद करके रखा जाता था। और वो सरकार और ये सरकार, विकास नजर नहीं। आप जहां बैठे हुए हैं उसके पहले देख लीजिए वो खंडर, आज जहां बैठे हुए ये भवन देख लीजिए, ये चकाचंद रोड देख लीजिए, कटिहार से बलरामपुर तक रोड का निर्माण हो रहा है, वो देख लीजिए। बड़ी लाइन आपका रेल का दोहरीकरण हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो देख लीजिए। विकास नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक महानंदा की बात हो, तो महानंदा के पश्चिमी तट को बांधने का कार्य निर्माण चल रहा है। विरोध किसने किया? कौन ऐसे साथियों ने विरोध किया? आम जो कुछ चंद साथी हैं जो बरगलाने का काम किया है। हम इसको बताना चाहते हैं कि जो विकास की गंगा बह रही है, इस पर अवरुद्ध करने का काम कर रहा है तमाम। हाँ, एक चीज हम डिमांड करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारा एक बलिया बिलोन प्रखंड का निर्माण हो, और दूसरा कदवा अनुमंडल बने, कदवा में अनुमंडल बने, ये मांग करना हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आने वाला समय, ये बात हम आपको दावे के साथ कहते हैं, समय जो लग जाए हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच शाह सादिक हुसैन भावी प्रत्याशी की ओर से अब्दुल सबूर जी हैं। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर, सबसे पहले मैं प्रभात खबर के तमाम कारकुन को और कदवा की तमाम जनता को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस चौपाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए, चूँकि इस कार्यक्रम से जनता की बात डायरेक्ट पूरे बिहार में, पूरे भारत में फैलेगी, और ये दिल की बात होती है और सच्चाई इसमें ज़्यादा झलकती और निकलती है। तो ये एक अवसर है
कि अपने दिल की बात को आम अवाम तक पहुंचाने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सबका मैं शुक्रगुजार हूं। और चूँकि आज़ादी के बाद से आज तक बिहार विधानसभा का ये 2025 में 18वां चुनाव होना है। 17 चुनाव अब तक हो चुके हैं। विभिन्न पार्टी और कैंडिडेट ने यहाँ की प्रतिनिधित्व को संभाला, लेकिन आज तक यहाँ की जनता अपने समस्याओं से जूझ रही है। खातिर खा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। स्कूल की हालत देखिए आप। विशेष रूप से महानंदा रैयापुर में जो ब्रिज का काम होना था, बनना था, उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। और बेरोजगारी तो चरम पर है। कटिहार और सीमांचल विशेष रूप से कदवा के लोग 20-25% बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो आज़ादी के बाद से आज तक कदवा के विकास का कोई बेहतरीन या ऐसा खातिर खा काम नहीं हुआ कि जनता संतुष्ट हो जाए। तो हम लोगों ने ये जाना कि चलो अब कोई निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जाए और उसके हाथ में यहाँ की प्रतिनिधित्व को सौंपा जाए। तो कदवा की एक बड़ी तादाद और संख्या ने शाह सादिक हुसैन साहब, जो कि एक योग्य, हमदर्द और जुझारू नेता हैं, उनका नाम हम लोग सामने लाने का काम किए हैं। भावी उम्मीदवार के रूप में कदवा 64 से 18वां विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग उसका नाम सोचे हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, चूँकि वो देहात से उठ करके दिल्ली में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये उनका अपना हुनर है। शकील साहब भी बहुत काम किए, कदवा आए, बहुत दोस्त मिला, समर्थक मिला, ये उनका भाग था, लेकिन उनको संभाल नहीं पाया। उनके हुनर में कमी थी। दोस्त का मिलना, कामयाबी मिलना, ये भाग का काम है, लेकिन उसको संभाल के रखना ये आपकी अक्लमंदी, शऊर और हुनर का काम है। चूँकि आपका हुनर कमज़ोर निकला, इसलिए लोग इतने बागी हो रहे हैं। तो हम लोग अब नाराज होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करना चाहते हैं और उसको जिता करके उससे ये आशावान है, उम्मीद रखते हैं कि कदवा की चौमुखी विकास वो करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय कदवा की जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच राजीव रंजन जी हैं लोजपा से। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जनता के बीच में अपने विचारों को रखें। सर, सबसे पहले प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि मुझ जैसे सामाजिक और लोजपा नेता को इस मंच साझा करने का मौका दिया। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हुए हैं, कदवा 64 या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब मैं उनका भी तहे दिल से नमन और स्वागत करता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है समाज सेवा। समाज सेवा ही मेरी पेशा है और समाज सेवा ही मेरा कर्म है और समाज सेवा ही मेरा धर्म है। मैंने अपने क्षेत्रों में बहुत ऐसा काम किया है जिसके लिए मैं हमेशा यही चाहता हूं कि दिन रात मैं लोगों का सेवा करूं। मैंने अभी अति पिछड़ा समाज के लिए कटिहार सरवासा स्थित 3 कट्ठा जमीन मैंने जमीन में अति पिछड़ा छात्रावास के लिए दान में दिया हूं, ताकि उस पर अति पिछड़ा भवन बने और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, बहुजन लोग, वो लोग जाके वहाँ रहे, जिला में एग्जाम दे, उसके लिए हमने ये काम किया है। बहुत से ऐसे कन्या हैं जिनके पास पैसा नहीं है शादी ब्याह के लिए, मैंने उनको भी मदद किया हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि मैं नेता बनूं, मैं विधायक बनूंगा, नहीं, मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेवा करता रहूँगा। हमारे जो नेता है चिराग पासवान जी, वो युवा नेता है और उनका सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट कैसे होगा? बेरोजगार दूर होगी, पलायन रुकेगा, तभी बिहार फर्स्ट होगा। और हम लोग अभी एनडीए के 5 दल हैं हम लोग, और इसमें जो गठबंधन धर्म का नियम होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन हम इतना ही जानना चाहते हैं, इस देश में 3 ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और योगी जी। उसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके बारे में जानते होंगे, उनका बेटा नेतृत्व करता, पत्नी नेतृत्व करता, भाई नेतृत्व। लेकिन हमने तीनों का जिनका नाम बताया, उनके बाद उनके पीछे कोई नहीं है। इसीलिए आपके जो स्थानीय विधायक हैं, जिस कदवा विधानसभा में अभी आप लोगों ने बैठे हैं, आप लोगों ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है, उस उम्मीदवारों ने
जहां उनकी संख्या ज्यादा हो वहां उन्होंने विकास किया है। जहां शोषित वंचित गरीब दलित है वहां विकास नहीं किया है। मैंने कुछ दिन पहले बिशनपुर गांव में गया था, दलित समाज के बीच में, तो मुझे कहने में शर्म आ रही थी कि मैं नीतीश कुमार के क्षेत्र से हूं, लेकिन विकास तो आता है, फंड आता है, लेकिन वो लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, जितने भी हैं, मैं कहना चाह रहा हूं अब समय बदलाव का आ गया है और बदलाव को देखिए, बटिए नहीं, आपस में एकजुट रहिए। और इस बार जो हम लोगों का विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा और हम लोगों का लक्ष्य है 2025 225, 2025 फिर से नीतीश। और आगामी 15 तारीख को पूर्णिया सीसाबाड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं बिहार को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए। इसीलिए आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचिए और बिहार का जो एक मजबूत नेता विकास पुरुष है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त। जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आएंगे सवालों के दौर में, जनता के बीच में चलेंगे और जनता के सवालों को लेंगे, प्रतिनिधियों से पूछेंगे उनके सवालों को। तो आप सभी में से जिसके पास भी सवाल होगा वह हाथ उठाएगा, हम स्वयं आएंगे उनके पास, उनके सवालों को लेंगे, उनका नाम और किससे सवाल होगा वो बताएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पीछे से, पीछे साइड से। जिस किसी के पास भी सवाल होगा वो अपना हाथ उठाएगा। चलिए, नाम बताइए, सवाल बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मनोवर आलम, तेतलिया पंचायत के सरपंच हूँ। और सवाल मेरा ये है कि मैं ये 9वां विधानसभा इलेक्शन का जानकारी मेरे पास है। क्या वजह है कि 2 टर्म 3 टर्म के बाद एक निर्दलीय का ज़रूरत पड़ जाता है? कदवा एक निर्दलीय प्रत्याशी चुन के जो आए हैं ये पूरे बिहार में ऐतिहासिक है। हर एक 2 टर्म 3 टर्म के बाद में एक निर्दलीय का ज़रूरत क्यों पड़ जाता है? मैं स्थानीय जो भी बैठे हैं, ये सामूहिक सवाल है, किसी एक दल पर नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा खुलासा चाहता हूँ। चलिए, इनमें से मैं चाहूँगा, सबसे पहले मौका देना चाहूँगा हमारे बीच जो हैं अब्दुल सबूर जी हैं। मैं चाहूँगा सर आप एक बार इनका जवाब दें, अगर सवालों को सुने हो तो आप इनका जवाब दें एक बार। धन्यवाद मनोवर जी, आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया है। वक्त, हालात और परिस्थिति के मुताबिक ऐसा ही प्रश्न कदवा के लिए शोभनीय है। और ये ज़रूरी बात है कि दलीय नेता बहुत बार जीते लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं रहे और बीच बीच में हर 1-2 टर्न के बाद निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ से जीतने का मौका मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बीमारी नज़र आ रही है कि क्या बात है। हालांकि दलीय नेता की सरकार रहती है तो उनको पूरा अवसर मिलता है विकास करने का, जनता के ज़रूरत को पूरा करने का, उनके दिल को जीतने का। लेकिन 1-2 टर्म के बाद ही जनता इस तरह उब जाती है, मानो लगता है कि कोई बीमारी लग गई उसको और फिर मजबूर होकर कोई ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि इस बार हम लोग देख रहे हैं। और इस बार निर्दलीय विधायक के लिए हम लोग सोच रहे हैं और ये तो ज़रूरी बात है कि दलीय नेता की कमी रहती होगी, जब भी तो नेता जनता को यहाँ जो है निर्दलीय विधायक या कैंडिडेट को चुनने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ये कमी का ही उदाहरण है, क्योंकि ये जनता का सवाल है, इस सवाल को कोई झुठला नहीं सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल, चलिए सवाल क्या होगा और किससे सवाल होगा? चंद्रभूषण ठाकुर जी से। ठीक है, सवाल चंद्रभूषण ठाकुर जी से ये सवाल है मेरा कि वोट चोरी करके जो इंडिया गठबंधन वाले चिल्ला रहे थे तो उसको जवाब मिला, चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जानकारी आप यहाँ पब्लिकली दीजिए। चलिए चंद्रभूषण ठाकुर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। वोट की चोरी आज के दिन में कोई किसी का कर सकता है? आप ही लोग बताइए, कोई वोट चोरी कर सकता है? जब वोट चोरी आपका कोई कर नहीं सकता है, आप चाह के भी दूसरे से अपना वोट वही आदमी गिरवा सकता है जो दिव्यांग है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है। पोलिंग बूथ तक गए और प्रिजाइडिंग अफसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं अमुक पार्टी के
भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को फूल छाप को देना चाहता हूं, तब ये वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। जब एक दिव्यांग बेसहारा आदमी का वोट कोई नहीं चुरा सकता है, तो राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष जो घूम घूम के प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये तो जनता समझ रही है। सभी टिकटार्थी उनके लिए भीड़ जुटे थे और जुटाए थे। कोई जिनका वोट चोरी हुआ ऐसे कोई लोग तो सड़क पर नजर आए नहीं थे। और मैं आप सभी दल के लोग बैठे हैं, ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि वोट तो कोई चोरी कर नहीं सकता है। चोर बोले जोर से, ये देहाती कहावत है। जो सबसे ज्यादा इस देश के गाढ़ी कमाई गरीब किसान मजदूर का लूट किया है, बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग और दिल्ली में बैठे हुए लोग। 55 साल अकेले कांग्रेस की शासन रही है। हम अगले बार आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे का नारा देकर इंदिरा जी आई थी। गरीब मिट गए, लेकिन गरीबी मिटी नहीं। जब एक घरों में काम करने वाली मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तब 125 यूनिट बिजली बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने फ्री करने का काम किया। जब देश का प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी बनता है, तो हर गरीब के घर में इज्जत घर बनता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है। 500 की आबादी को गांव के सड़क को बेहतर सड़क से जोड़ने का सपना जो अटल जी ने देखा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। बिहार में नीतीश जी ने पूरा किया। हमारे मित्र कह रहे थे कि हम विकास का मॉडल लाएंगे। अरे 2005 विजय जी ने कहा, उसका विकास देख लीजिए। 2005 24 नवंबर के बाद का देख लीजिए। धनगामा, धपरसिया, तितलिया, जाजा, सिकोरना, आप जा नहीं सकते थे जूता मोजा पहन के। आप ठाट से स्कॉर्पियो में बैठिए और चले जाइए। ये है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल। 6 लेन 4 लेन का सपना आप देख नहीं सकते थे। आज 11 साल में मोदी जी ने एक्सरे वे चला करके और एक से एक अति द्रुतगामी ट्रेन चला करके हवाई जहाज पकड़ने के लिए पटना बागडोगरा जाना पड़ता था। 15 तारीख से कुमड़ी, चांदपुर, धनगामा, धपरसिया का लोग एक दिन में दिल्ली का 2 घंटे का काम करके वापिस अपने घर जा सकता है। उसका उद्घाटन करने आदरणीय मोदी जी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। यह है मोदी जी नीतीश जी का विकास का मॉडल। आप कौन विकास का मॉडल करते थे? 5-7 मेडिकल कॉलेज था, आज हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जिला से लेकर अनुमंडल में खोलने का कौन विकास का सपना आप दिखाना चाहते हैं? 2005 से पहले का मॉडल लाइए और 2005 के बाद का देख लीजिए। इससे ज्यादा और विकास हो नहीं सकता है। इस बार अगर फिर से जनता ने भरोसा किया, और करना ही चाहिए, क्योंकि गांव गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम मोदी जी नीतीश जी ने कर दिया है, कोई मायका लाल दूसरा कर नहीं सकता है। यह है विकास का मॉडल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठ का प्रोपगंडा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं। सबसे पहले अगर चलिए अब दोबारा आएंगे, कुछ देर बाद फिर दोबारा आएंगे। सवाल को संक्षिप्त जवाब अगर दे रहे हैं तो संक्षिप्त लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल लिया जाएगा जनता से। भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल, चलिए पीछे से एक भाई दिख रहे हैं मुझे, सवाल लेते हैं इनका। नाम और सवाल किससे है? मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरा 2 सवाल होगा। एक सवाल जो है भी हमारे माननीय गार्जियन अभिभावक चंद्रभूषण ठाकुर जी से, और दूसरा सवाल जो है विजय दास जी से होगा। चलिए सवाल पूछिए। पहला सवाल चंद्रभूषण ठाकुर जी के लिए। सर अभी आपने जो कहा वोट चोरी पर, तो अभी बताइए बिहार में जो विधानसभा चुनाव को लेकर 65 लाख वोटर्स SIR के अंतर्गत काटे गए हैं, मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है, नया प्रारूप प्रकाशन हुआ, उसमें भी भारी गड़बड़ियां हैं। तो ये सारी बातें जो है कैसे नहीं इस और इशारा करती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा सवाल विजय दास जी के लिए यह है कि अभी बिहार में जो चल रहा है, 2-2.5 महीने से किसी का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका मानना है कि यह जो अभी भूमि सर्वे के लिए जो प्रमाण पत्र अभियान चलाया जा रहा है, इसको भी केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए तत्काल लाया गया है। यह बाद में भी चल सकता है, 5 साल चलाइए आप। अभी तत्काल 1 महीने में 15 दिन के शॉर्ट नोटिस में आप करते हैं।
इससे भी जो है सरकार की मंशा SIR को लेकर गलत दिखाई पड़ती है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, जवाब दें। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप 65 लाख की बात कर रहे हैं। अभी राहुल जी, तेजस्वी जी घूम रहे थे तो एक अनपढ़ महिला को लाकर उन्होंने चैनल के सामने कहवा दिया। ठीक 2 दिन के बाद वही महिला कही कि मेरे परिवार के सारे लोगों का नाम है। कटिहार में भी एक प्रोपगंडा, खास करके मैं जिस मोहल्ला में रहता हूँ, वार्ड नंबर 37 कटिहार में, वहाँ का फोटो घर का दिखाया गया। 6 महीना से वो घर बंद था, उस घर में कोई रहता नहीं था, और एक हिंदू परिवार में 63 मुस्लिम समाज के लोगों का नाम दर्शाया गया। हो सकता है आप भी गए होंगे। एक टीवी चैनल वाले को मैंने भी कहा कि इसमें तो ताला में भी जंग लग गया है, इसमें कहाँ से 63 लोग आएंगे। और जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं पत्रकार महोदय, जो लोग मर गए उनका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, आप लोग बताइए। कटना चाहिए। जो लोग कुम्हड़ी से निकल करके कटिहार शहर में बस गए उनका नाम वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। जो हमारी बेटी, हमारी बहन ब्याह करके ससुराल चली गई, उसका नाम यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अब ऐसी संख्या 55 लाख, 65 लाख, 1 करोड़ हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ये सिस्टम है, उसमें बताया गया है। अब कितने लोगों के, मृत लोगों का नाम काटा गया है, वो फाइनल जब पब्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कहा है कि इस काम को आप कर सकते हैं, ये काम कभी बंद नहीं होता है। और रही बात आपने कहा 15 दिन, 1 महीना, 15 दिन में यही बिहार की सरकार जातीय जनगणना कराई थी कि नहीं कराई थी? इससे ज्यादा कठिन काम था। और कोई ऐसे लोग कंप्लेनेंट नहीं आए हैं। अगर आपके संपर्क में हैं उनको लाइए, रिटर्निंग अफसर के पास आवेदन कराइए। मैं स्वयं 64 कदवा विधानसभा का BLO रहा हूं और घूम घूम के लोगों को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप गड़बड़ नहीं है तो आपका नाम नहीं छटेगा। और लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे गठबंधन के नेताओं ने भी प्रयास किया है। कोई गलत नाम नहीं सही नाम नहीं कटा है। जो गलत है वो कटना चाहिए। जो बाहर से आकर नाम अपना दर्ज कराया है उसका तो हटना ही चाहिए। इसमें सब लोगों को मदद करना चाहिए और इसको समर्थन करना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था भूमि सर्वे पर और जाति आवासीय आय पर। तो पहले भूमि सर्वे पर हम लोग चलते हैं कि 1954 में आपका भूमि सर्वे हुआ था, जो RS के नाम से खतियान चल रहा है। वो इस बीच आपका चकबंदी कहीं कहीं सर्वे होके वो चकबंदी लागू हुआ, संपूर्ण नहीं हो सका। तो पुनः जो भूमि विवाद इधर 20 सालों में बढ़ा है, जो परिवार का लोग, फूफू का, बहन का, वगैरह वगैरह का जो विवाद बढ़ते जा रहा है, उसके बाद बेनामी भूमि कहीं आप रखे हैं, उसका कोई वारिस नहीं है। तो ये सारा चीज को देखते हुए बिहार सरकार ने उसको पुनः साफ सुथरा करने का काम कर रहा है। इस बात को जान लीजिए। क्या आपका भूमि अभी आपके पूर्वज के नाम से जो मर गया है, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे नाम से हो जाए? और यदि पूर्वज के नाम से है, यदि आप 2 भाई और 2 बहन हैं, तो आपका एक भाई आगे से ही बेच लेता है, एक बहन ये कब बेच के चला जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। तब बाद में भी क्या होता है कि मोटेशन रोकने के लिए चल जाते हैं, लाठी लेके चल जाते हैं, कोर्ट चल जाते हैं। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए ने माननीय नीतीश कुमार जी ने ये कदम उठाया है, ताकि व्यक्तिगत सबके नाम से हो जाए और कोई विवाद नहीं रहे। फिर आप अपने आने वाला समय आप अपने बाल बच्चे के नाम से ट्रांसफर कर दीजिएगा, चलते रहेगा तब। दूसरा, जहां कहते हैं कि जाति आय आवासीय नहीं बनता है, तो हम तो लगभग 20 दिन या 25 दिन पहले तो हम तो बनवाए हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी भी सरकारी पेपर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको उस प्रक्रिया के तहत आपको जो कागज लगेगा, आधार कार्ड है, वोट, उसके बाद ज़मीन का रसीद है, आवासीय, ये सब जो लगना चाहिए, जो लगेगा आप दीजिए। नहीं बनता है तो चलिए, हम अभी चलते हैं आपके साथ, अभी आज चलते हैं आपके साथ। देखिए कहाँ नहीं बनता है। हम 20 दिन पहले बनाए, हम अपना भतीजा का बनाए हैं और गांव समाज का बच्चे के लोगों का बनाए हैं।
तो ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरा दीजिए, एकदम बनेगा। नहीं बनेगा आप आइए हमारे पास, हम चलते हैं आपके ये उस समस्या का समाधान क्यों नहीं बन रहा, निश्चित कहीं न कहीं कमी होगा। तो इससे आप लोगों गलत रिमर मत फैलाइए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में एक बात जान लीजिए, ना गलत करता है ना गलत होने देता है, इस बात को जान लीजिए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल किससे है? जी मेरा नाम मोहम्मद हसीबुर रहमान है, मैं धपरसिया पंचायत के रहने वाला हूँ। हाँ, मैं किसी को कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, मेरा बाप भी किसान था, मैं किसान का बच्चा हूँ। हम लोग बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद मेहनत करके तब खेती करते हैं, लेकिन जब बीज और खाद लेने की बारी आती है, चाहे बिहार में हो या सेंट्रल में हो, चाहे किसी की सरकार रहे, एनडीए की रहे या यूपीए की रहे, इंडिया की रहे, उससे हमको मतलब नहीं। जो हम लोग रेडियो में, न्यूज़ में, मोबाइल में, यूट्यूब में सुन रहे हैं कि डीएपी बोरा 1300 रुपया, लेकिन जब हम अपने से खरीदने जाते हैं, अपना समय पर खाद डालने के समय में हमको खरीदना पड़ता है 1800 रुपया, 2000 रुपया। तो बिहार में या सेंट्रल में या हमारे विधायक जो भी आएंगे या अभी जो भी हैं, मैं इन लोगों से, नेतागण लोगों से कहना चाहता हूं कि किसान के लिए कुछ समस्या सोचना चाहिए। किसान अन्नदाता है और हर एतबार से किसान को ही दबाया जाता है बिहार में। चलिए, इसका जवाब मैं मांगूंगा। हमारे बीच राजीव रंजन जी हैं, लोजपा से बैठे हैं। सर, आप जवाब दें इनका। इनका जो प्रश्न है, प्रश्न गलत प्रश्न है, क्योंकि अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो किन्हीं को गलत नहीं करते हैं और न किन्हीं से करवाते हैं। और विकास जो उनका है, विकास की गंगा बह रही है। और ये जो बोले, इनका सवाल ही गलत है। ऐसा 10 आदमी का इनाम बता दे, जरूर कुछ ना कुछ उसमें कमी होगा, जिसके चलते इनका जो किसान वाली ये है वो नहीं मिला होगा। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष हैं, इनका इतना विकास हुआ है, जो अभी हमारे बगल में बड़े भाई बैठे हुए जो बताएं, इनका विकास का इतना गंगा बहा है जो गिनाते गिनाते थक जाएंगे, रात 9 बज जाएगा। राजीव जी देखिए, उसका सवाल क्या था? उसका सवाल था कि हम लोग खाद और बीज जो लेते हैं वो उस समय महंगा हो जाता है, और 1300 रुपया डीएपी नहीं है, 1350 रुपया प्रति बैग डीएपी को बेचना है। 1300 रुपया नहीं है, 1350 रुपया है। और खाद आपका यूरिया 266 रुपया प्रति बैग बेचना है। ठीक है, ये रेट में उसको उपलब्ध कराना है। तो हम आपको बता देते हैं, हम ये सर्वे इधर हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले किए थे। ठीक है, और जब कटियार में रेख लगने का बारी आया, 1 दिन पहले रेख रखा, तो हम यहाँ के एग्रीकल्चर जिला पदाधिकारी को फ़ोन किए, तो उन्होंने उस दिन कमिश्नर के साथ बैठक था, और यहाँ के क्या कहते हैं बीओ साहब से भी हमसे बात हुई, तो बैठक में जा रहे थे। हम कहले आप बताइए रेक जो कट रहा है क्या रेट होगा, तो अभी बैठक में जा रहे हैं हम, फिर वहाँ से आके तब फिर बात हुई। फिर जो उसका कोढ़ा का एक डिपो होल्डर है, उसी का रेट कट, हम उसको फ़ोन किए, शायद मंटू जी क्या नाम है, कुणाल जी को हम फ़ोन किए, तो उन्होंने बोला कि आइए ना, जो रेट चलता है वही देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का बिक्री रेट 1350 रुपया एक। दूसरी बात, हम 10 गो किसान के पास गए और दुकानदार के पास भी गए कि आप एक कंप्लेंट कर दीजिए, आपका जो आप जो खाद लीजिए ना, तुम्हारा अंगूठा लगाना होगा, आधार कार्ड देना होगा। ठीक है, उस नंबर पर आपको अंगूठा लगाना होगा। आप तो जाते हैं 10 बोरा लेते हैं चले आते हैं, ऐसा करते नहीं है, तो आपको अंगूठा लगाना। तो हम 10 को किसान के पास गए कि चलो तुम कहाँ, तुमसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। एक भी किसान कंप्लेन करने के लिए आपका तैयार नहीं हुआ।
एक भी किसान तैयार नहीं हुआ कंप्लेन करने के लिए। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ होता होगा जो जिसको लाइसेंस नहीं है, बगैर सुनिए किसान बंधु, जो लाइसेंसधारी नहीं है, अगर वो खाद बीज बेच रहा है तो वो ही व्यक्ति इस तरह का करता होगा। आप ऐसे व्यक्ति का कंप्लेन कीजिए, निश्चित कार्रवाई होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सवाल, नाम और सवाल। मनीष गोपाल झा, मोहम्मदपुर पंचायत, दुर्गागंज गांव। मेरा सवाल एनडीए के तीनों घटक के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से है। आप सभी सहमत होंगे कि काफ़ी शुरू से जनसंघ के ज़माने से ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था कदवा विधानसभा क्षेत्र। दादा एग्रीड। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से बार बार अपने संगठन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड को मौका मिल रहा है। क्यों बार बार हारे हुए घोड़े पे दांव लगा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट क्यों नहीं आती? नहीं आने का एक कारण ये हो सकता है कि तेजस्वी और राहुल के सरकार के टाइम में जनसंख्या घनत्व को इतना खराब कर दिया गया है, जनसंख्या अनुपात को, कि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस उस बेल्ट में जरा कम है। तो क्यों नहीं तीसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी, जिनका एक्सेप्टेंस कम नहीं है जेडीयू से और काफ़ी पावरफुल नेता हैं, हमारे नेता युवा हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? दादा जवाब देंगे, हमारे जेडीयू वाले साथी जवाब देंगे और राजीव रंजन जी दे। चलिए, एक जन से मैं जवाब लूंगा, बहुत लंबा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि हमारे बीच में भाजपा से चंद्रभूषण ठाकुर जी हैं। मैं चाहूंगा सर आप जवाब देंगे इनका। सवाल आपका बहुत माकूल है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत नेता, बहुत कार्यकर्ता हैं, हम चाहेंगे कि भाजपा लड़े, लेकिन हमारी गठबंधन एक व्यवस्था जो है उसके तहत उसमें हम लोगों की दाल वहाँ नहीं गलती है। हमारे ग्रुप में जितने सारे लोग हैं सब मिलके अपने अपने नेता को अपनी बात कहते हैं, लेकिन वहाँ बैठे हुए जो हमारे नेता हैं वो भी बैठकर समन्वय करते हैं और फिर गुण दोष के आधार पर वहाँ वो निर्णय करते हैं। फिर उस पार्टी को वो सीट जाती है और फिर उस पार्टी के लोग तय करते हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। आपका सुझाव बहुत माकूल है, आप लिख करके नेताओं को दीजिए, बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास भूगोल है, किनके लड़ने से गठबंधन को मजबूती मिलेगी और ये सीट हम लोगों के पक्ष में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम और सवाल किससे होगा, पूछिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो अभी बोल रहे थे कि हम कदवा के विकास से काफ़ी परेशान हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, तो आप ये बताएं कि हम तो लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों को भी देखे हैं काम करते हुए, चाहे जलील साहब हो या और कोई और हो, तो मुझे तो लगता है कि हम लोग काफ़ी गहनता से इस विषय में सोचे भी हैं। आप बताएं हमको कि ना आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी, ना आपकी सरकार बिहार में बनेगी, तो आप किस तरह से विकास कीजिएगा? मुझे तो बताइए जरा कि किस तरह से विकास करेगा, आपका क्या है? आप बताएं पब्लिक को। सिर्फ गुमराह करने से नहीं चलेगा कि हम निर्दलीय को जिता लेंगे और कदवा में विकास कर लेंगे। आप बताइए आपका क्या रोड मैप है। चलिए, हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी दुष्ट सबूर जी हैं, तो आप इनका जवाब दें सर। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका मंटू जी, धन्यवाद आपका। भारतीय संविधान में जो निर्दलीय उम्मीदवार को उठने और उठाने का अधिकार है, तो ये बेकार नहीं है। संविधान जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाई गई और इन सारी बातों की आज़ादी और छूट उसमें मिली है, तो कहीं ना कहीं मौका है। और ये निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना दलीय उम्मीदवार के नाकामी की जवाब के रूप में है, ताकि जो दलीय उम्मीदवार जीत करके मनमानी करते हैं कि ये जनता की मजबूरी है कि वो किसी दल के ही नेता को जिताए, उसके काट के लिए ये ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी सरकार के अधीन ही वो काम करेंगे, लेकिन कैंडिडेट की अपनी योग्यता पर भी डिपेंड करता है कि क्षेत्र का विकास कितना हो पाएगा। चलिए, सवाल और नाम। नाम मेरा मोहम्मद इजहार, मैं एक प्रतिनिधि, हमारे सुमन सिंह मुखिया एक मुखिया, मैं भरतपुर वार्ड सदस्य निर्विरोध
मैं 5 पांडव के सामने यही कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो बिहार है, इस बिहार में आप लोग 5 पांडव बैठे हैं। मैं यही चाहता हूं कि 5 पांडव के बीच में गरीब लोग हैं, अमीर गरीब सब, हम भी गरीब हैं, ऐसी गरीब है कि मेरी हालात देखिएगा तो कहीं से कहीं है। मगर हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग 5 पांडव मिल के उचित विचार कीजिए ताकि हम लोग आपके पास आके मिले, अब 5 पांडव मिल के गोल बन जाइए। यही कहना। चलिए, बहुत अच्छे विचार थे इनके। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जनसुराज के नेता भी बहुत देर से बैठे हैं। सर, कुछ उन्होंने बोला है तो कुछ बातें अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं सर। माइक आपके सामने है सर। देखिए, जो सज्जन का सवाल था वो सही था। आज जो बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, कोई भी सरकारें यहाँ पे आई और कोई भी सरकार, बहुत सारी सरकारें बनी और बहुत सारी सरकारें चली गई, लेकिन जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। सरकारें आती रहेगी और सरकारें जाती रहेगी। मेरा चैलेंज है, आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज कोई बात हो रही है, कोई कह रहे हैं कि एनडीए खराब है, कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन खराब है। आपने दोनों को टेस्ट कर लिया है। कोई कह रहा है कि हमको निर्दलीय चाहिए। बिल्कुल, ये आपका विचारधारा हो सकता है, आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बिहार में एनडीए इंडिया के अलावा एक विकल्प आ चुकी है, वो जनस्वराज। जनस्वराज का ये कहना है कि बिहार को हम गरीबी से निकालेंगे, बिहार को हम अशिक्षा से निकालेंगे, बिहार को हम पलायन मुक्त करेंगे। और अभी हमारे बगल में हमारे बड़े भाई चंद्रभूषण ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास का गंगा बहा दिए। ठीक है, आप जब बिहार आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो यहाँ से ट्रेन को चलाने की बात करते हैं कि या क्या बिहार के लोग, मजदूर लोग ट्रेन में भर भर करके सिर्फ गुजरात जाएंगे और वहां जाके मजदूरी करेंगे? और कब तक ये बिहार के लोग ये सहते रहेंगे? ये बिहारी कब तक मजदूर बनता रहेगा? बिहार में फैक्ट्री की बात क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। नहीं, वही बात। वो ट्रेन में नहीं लिखा हुआ है मजदूर एक्सप्रेस। नहीं, किसी ट्रेन में बिहार चलने वाले में मजदूर, गलत भ्रम मत फैलाइए, गलत भ्रम मत फैलाइए। बिहार की जनता के आमद रफ्त को बढ़ाने के लिए ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। यहाँ पर हमारी आज यूनिवर्सिटी जो है, आज हमारा कभी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कभी हमारा यहाँ पर बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। आज बिहार अशिक्षा का केंद्र बन गया है, आज बिहार मजदूरों का हब बन गया है। ये पलायन से आजादी कब मिलेगी? यहाँ के लोगों को बाढ़ से कब आजादी मिलेगी? आज 1 मिनट, हमारे भाई ने कहा गरीबी से निकालने के लिए आज हम जनसुराज कार्ड बांट रही है, परिवार लाभ कार्ड। ये परिवार लाभ कार्ड में गारंटी दी गई है कि कोई भी गरीब परिवार है हमारा, तो उसको अगर उस हमारी सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, तो सबसे पहले उस गरीब परिवार को 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा। हम रोजी रोजगार की व्यवस्था यहीं पर करेंगे और 15 हज़ार की नौकरी देंगे। दूसरा, उसको गारंटी दिया गया है कि चूंकि हमारे इलाके में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये यहाँ के स्कूल जो है सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खिलाने का केंद्र बन गया है। आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ और उससे 1000 रुपया पर मंथ हम उसको देंगे। हमारी महिलाएं, आज सरकार दावा करती है वुमेन एम्पावरमेंट का, लेकिन महिलाओं का स्थिति जाके देखिए गांव देहात में। मैं डेली घूमता हूँ, हर पंचायत गया हूँ, हर वार्ड गया हूँ। 10 साल से 15 साल से मैं अपना मेडिकल ऑफिसर का नौकरी छोड़ करके, कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां डॉक्टर एमआर हक नहीं पहुंचा है। महिलाओं की जाके स्थिति देखिए, घर में तन में कपड़ा नहीं है, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, सर में अच्छा से ढकने के लिए साड़ी नहीं है। आज जाके देखिए, उसको गारंटी की जरूरत है, उसको रोजगार देने की जरूरत है। जनसुराज कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख का लोन हम प्रत्येक साल देंगे और मात्र 5% ब्याज पे उससे आप पापड़ बनाएगी, उससे छोटा छोटा काम करेगी, उससे कोई भी लोन से आगे बढ़ सकती है हमारी महिलाएं। ये हमारी गारंटी दे रही है। आज वृद्धा पेंशन 2000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। ये है गरीबी से, मैं उनके पास बातों का जवाब दे रहा हूं। ये गरीबी, इसकी गारंटी है सर। गरीबी से कैसे निकाला जाए? यहाँ सरकारें आते और जाती रहेगी, गरीबी नहीं हटेगी। गरीबी मिटाने का यह तरीका है। चलिए सर, आप अभी जवाब देना चाह रहे थे बीच में, तो एक सेकंड धन्यवाद। उनको बोल लीजिए, फिर आप भी बोल लीजिएगा। ठीक है। हक साहब ने मेरे बोलने के बाद कहा समय की पाबंदी। माकूल प्रश्न का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे, आने की कोई गारंटी आपकी नहीं है।
और हमारी सरकार ने 10,000 रुपया हर घर के महिलाओं को रोजगार करने के लिए उसको 15 तारीख को प्रधानमंत्री बटन दबाएंगे, सब गांव गरीब माता बहन के खाते में चला जाएगा। जो घर में पल रहा बच्चा वो बेटा होगा कि बेटी होगा कोई बता नहीं सकता है, लेकिन नीतीश और मोदी जी ने कागज पर नाम चढ़ा दिया है। 15 तारीख को बटन दबेगा, आप अपने मोहल्ले में माताओं को पूछ लीजिएगा। कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई हिंदू है कि मुसलमान है। बिहार के 13 करोड़ जनता के परिवार के एक माता बहनों के खाते में पैसा जाएगा। ये मोदी जी और नीतीश जी का विकास का, गांव गरीब किसान मजदूर के उत्थान का मॉडल है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार और दिल्ली सरकार को। हक साहब झांसा में मत डालिए, और जो गाड़ियां खुल रही है उसमें किसी में किसान एक्सप्रेस और मजदूर एक्सप्रेस नहीं लिखा हुआ है। इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, रोजगार के लिए लोगों को केवल कदवा में रहकर पेट नहीं भर सकता है। देश के विभिन्न जो उद्गम स्थान है वहां जाना पड़ता है। अब लोग 3 टायर में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए एसी एक्सप्रेस चल रहा है, इसीलिए वंदे भारत चल रहा है, इसीलिए सुपरफास्ट चल रहा है। अब वो जमाना गया कि मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ के लोग कटिहार जाते थे। अब पूर्णिया से हवाई जहाज में चढ़ करके दिल्ली लोग जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, कभी तक्षशिला और विक्रमशिला की बात नालंदा की कर रहे हैं। हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है नीतीश जी और मोदी जी ने। हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निश्चित किया गया है, और आने वाले कुछ दिनों में आपको कटिहार में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज झकझकाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम और आप भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके आए हैं। कुछ लोहा का दोष और कुछ लोहार का होता है। आप जहां हैं वहीं ठीक करिए ना। सरकार की व्यवस्था जो है हम सब लोगों को मिलके देखना है। क्या था खंडहर 5 से पहले, आज स्कूल चकचका रहा है, ड्रेस मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हमारे बेटियों के आने जाने के लिए सुविधा साइकिल के रूप में मिल रहा है। हम स्तर को सुधारना चाहते हैं। कितनी बहन बेटियां पढ़ती, चलिए संक्षिप्त में सर, संक्षिप्त में और जहां तक ये कह रहे हैं कि प्लान प्लान प्लान, तो हम बता देते हैं कि गुजरात सबसे अमीर राज्य है, महाराष्ट्र धनवान राज्य है, पंजाब किसानों का और उद्योगों का राज्य है। आप वहां जाके देखिए, क्या वो लोग पंजाब में हैं? वो लोग गुजरात में हैं? महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग मुंबई में हैं? क्या विदेश में नहीं अपना रोजगार के लिए जाते हैं, धंधा करने के लिए जाते हैं? सबसे बेसी तो गुजरात का लोग हम जानते हैं कि विदेश में पड़ा हुआ है। वो पलायन नहीं हुआ। हम यदि बंबई गए तो वो पलायन हो गया, हम यदि महाराष्ट्र गए तो पलायन हो गया, हम इंजीनियर हो गए किसी कंपनी में काम करने गए तो वो पलायन हो गया। ये बेवकूफ ना बनावे। बिहार का जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यों से संतुष्ट है, और आने वाला 2025 फिर से नीतीश 225। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक महिला है, मैं सवाल करूंगा, सवाल पूछना चाह रही हैं। नाम क्या होगा और सवाल किससे होगा? दाई देवी मेरा नाम, और जनसुराग नेता सर से मुझे सवाल करना है। सवाल ये है सर, जो अभी जो बोले कि कोई गांव में बोले साड़ी बटाया है, चप्पल बटाया, कौन ऐसा गांव में बांटते हैं, कहाँ बांटते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है। जोन गांव में गरीबी है सर, पहले सुन ले 5 मिनट, जोन गांव में गरीबी है आप वो गांव से वोट लेना चाहते हैं। ऐसा तो नेता बहुत आया और गया, झूठो पड़ोसी दे देता है, वोट लेके चला तो दर्शन देने नहीं आता है अब तक कि हाँ हम जीत के आए। दीदी बहन को पैर भी पकड़ लेता है, नहीं आता है। जब वक्त पड़ता है तो बहुत ऐसा पड़ोसी दे के लेके वोट चले जाते हैं। हम लोग सोचते रह जाते हैं आज ये होगा कल होगा। अभी बोले आप 1 लाख रुपया देंगे 5 रुपया ब्याज में, बोले ना। हम लोग को बेटी बहू को जब डिलीवरी करने का मौका आ जाता है तो 5 रुपया सैकड़ा में चौक चौहार में जाके पैसा लेते हैं। 50,000 हो 40,000 लेके किसी तरह अपना समस्या हल करवे करते हैं वो। लेकिन आप कब देंगे? जीतेंगे तब ना देंगे, देंगे नहीं तो इसका क्या उम्मीद है हमारे साथ? क्या आपके साथ विश्वास किया जाए? और देखिए मोदी सरकार जब से बने हैं वो हर न हर समस्या में वो आते रहे और समस्या को दूर करते जा रहे हैं। देखिए जवाब दीजिए सर। देखिए चाची जी, आपने ध्यान से नहीं सुना।
मैंने ये नहीं कहा कि चप्पल और साड़ी बांटने की बात, मैंने ये कहा कि कोई भी सरकार आपको गरीबी से निकालने का रास्ता नहीं बताएगी, कोई भी सरकार आपके जीवन में सुधारने के लिए गारंटी नहीं लेगी। आज जन स्वराज पार्टी ये कह रही है कि हम आपको ये गारंटी ले रहे हैं कि हम आपको गरीबी से निकाल लेंगे, इसके लिए कार्ड हम दे रहे हैं। आप गरीबी से कैसे निकलेंगे? आज आप ये बताइए कि आपने कभी भी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं चाची जी, आपने कभी भी गरीबी से निकलने के लिए वोट दिया? आप कभी भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिए? आप पलायन रोकने के लिए वोट दिए? कभी नहीं दिए। आप किसी नेता का चेहरा देख करके, आप किसी नेता का, राष्ट्रीय लीडर का चेहरा देख करके आप उनको वोट देते हैं ताकि वो आपका मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि कोई प्रधानमंत्री बन जाए, और आपके बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है, आपका बच्चा फटे हाल घूम रहा है, आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, इसके लिए वोट नहीं दिए। इसलिए मेरा कहना यह है, और जनसुराज का भी कहना यह है कि इस बार किसी नेता का चेहरा देख के नहीं, इस बार आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए कि आपका बच्चा शिक्षित कैसे हो, आपके बच्चा को रोजगार कैसे मिले, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिले। यह है जनसुराज की गारंटी, और उसके लिए वो एक कार्ड दे रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 70% सर्वे हो, यहां पर पत्रकार बंधु लोग बैठे हुए हैं, आज बिहार में सर्वे हुआ है, 70% बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव कहां होगा? बदलाव एनडीए से नहीं होगा, बदलाव इंडिया से नहीं होगा, बदलाव के लिए एक विकल्प आई है जनसुराज, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनसुराज आ रही है और आ रही है। अभी ये बताना चाहें कि हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो वास्तु विहार है, और राकेश मसाला है, और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। चलिए, आपको आपके विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नहीं हुए हैं, और अगर आगे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आप करना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है, लेकिन 2005 के बाद से लेकर लगातार विकास का काम होते रहे हैं। लेकिन आपने 5 कहा है, मैं 3 मूलभूत समस्या जो इस क्षेत्र की है। सबसे पहली समस्या है जिससे किसान और मजदूर सभी त्रस्त हैं, वो है बाढ़ की समस्या। उसके निदान के लिए कल जो लोग एनडीए के सम्मेलन में गए थे, हमारे पूर्व के सिंचाई मंत्री और जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी ने, और जो कार्यक्रम का विधिवत शिलान्यास 15 तारीख को मोदी जी करने वाले हैं, कोसी लोंची, ये जो जल विस्तार के कारण यहाँ तक बाढ़ का प्रभाव आता है, उसको कंट्रोल करना, और वहाँ से जब कंट्रोल हो जाएगा तो कदवा में जो मूलभूत समस्या बाढ़ की है, जिससे आज सड़क बनती है और अगले बार बाढ़ के बाद फिर वो टूट जाती है, ये एक समस्या है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है शिक्षा की। बड़े पैमाना पर बच्चे बच्चियाँ और गांव के गरीब लोग भी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, अपने परिवार की बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। हम हायर सेकेंडरी तक की व्यवस्था और चिंता तो हमारी सरकार कर लिया है, डिग्री के मामले में उससे ऊपर भी वो पढ़ना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इस इलाके में ऐसी व्यवस्था हो ताकि हायर एजुकेशन के लिए बहुत दूर लोगों को जाना नहीं पड़े। और तीसरी समस्या है, चूँकि ये 36 पंचायत का विधानसभा है, और जहां हम लोग बैठे हैं वहां से लेकर बिझारा पंचायत की दूरी 35-40 किलोमीटर है। इसी इलाके में ऐसी उच्च स्तरीय चिकित्सा की व्यवस्था हो, और हम समझते हैं स्वास्थ्य की और शिक्षा की और ये बाढ़ की समस्या का निदान हो जाता है, तो बाकी सभी काम यहाँ के जो गौरवशाली लोग हैं वो सब मिल करके इतने मेहनती हैं वो सारे समस्या का निदान कर लेंगे। इसलिए चिंता मत करिए, हमारे तरफ से जो लोग हैं वो सब मिल के इस समस्या का निदान के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर एमआर हक हैं, पूर्व प्रत्याशी कदवा नेता जनसुराज। सर, अगर आपको अपने क्षेत्र से मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कदवा विधानसभा आज करप्शन का अड्डा, रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है। सबसे पहला मेरा, अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो कदवा विधानसभा को मैं करप्शन फ्री कराऊंगा, ये मेरा वादा है। दूसरा कि बलिया बेलोन प्रखंड, आज 12 पंचायत का इलाका जो
बहुत दिन से ये हमारे वहाँ पर मांग चल रही है कि 12 पंचायत के लोगों को एकदम से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार सौतेला जान करके कटा हुआ रखा है। 12 पंचायत के लोगों को एक ज़रूरत है बलिया बिलोन को प्रखंड बनाने की। तीसरा काम यह है कि आप देखते हैं कि मीनापुर से लेकर के दरियापुर तक जो बांध है, बांध में आदमी तो आदमी क्या, जानवर का भी चलना जो है मुश्किल हो गया है आज के डेट में। तो मीनापुर से दरियापुर तक बांध का पक्कीकरण और चौड़ीकरण होना चाहिए। रयापुर तैयापुर घाट पे उच्च स्तरीय पुल बनना चाहिए। कुजीबड़ा में उच्च स्तरीय पुल बनना चाहिए। और सबसे बड़ा मांग हमारा ये है कि मेरा विजन है कि पूरे कदवा प्रखंड में आज एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो एक डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ होना चाहिए। और एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ पे एक एक्सरे से लेकर के MRI तक फ्री में हो, ऐसा अस्पताल बनाने का यह प्रस्ताव लिया जाए। इसके लिए मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। यही सबसे बड़ा मेरा विजन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अब विजय दास जी हैं। सर, अगर आपको अपने क्षेत्र से मौका मिलेगा तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं, उनका कहना है कि वोट मुझे नहीं चाहिए, वोट देना आपका मजबूरी है, वोट लेना मेरा मजबूरी नहीं है। इसलिए इस बार सबसे पहला काम उनको यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, उनको हरा के भेजना, और NDA के जो प्रत्याशी होंगे उनको भारी बहुमत से जिता के भेजना है। और कदवा के विकास के लिए सबसे पहला काम रहेगा मेरा कदवा को अनुमंडल बनाना। दूसरा काम रहेगा बलिया बिलोन को प्रखंड बनाना। और रैयापुर में जो पुल बनना है, घाट बनना है, वहाँ पर पुल बनाना और बाढ़ से मुक्त कदवा को मुक्त कराना, ये सारा हमारा काम रहेगा। और जब हमारी सरकार मजबूती के साथ आएगी तो निश्चित ये काम हम दावे के साथ हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो है अब्दुल सबूर जी हैं। सर, अगर आपको ऐसे मौका मिलेगा अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जिस पर आप कार्य करना चाहेंगे? शिक्षा, सुरक्षा, विकास, चिकित्सा और भ्रष्टाचार मुक्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजीव रंजन जी, आप भी बता दें फटाफट कि आपके क्षेत्र से अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, आपकी जनता का आपको प्यार मिलता है, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे सर अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे? अपने क्षेत्र के लिए मैं कार्य कर ही रहा हूं। अभी मैं किसी पद पर नहीं हूं। मैं समाज सेवी पहले हूं, उसके बाद लोजपा नेता हूं। और मैं अभी कुछ देर पहले मैं अपने बातों में कहा हूं कि मैं अति पिछड़ा समाज के लिए ज़मीन डोनेट किया हूं, दान किया हूं, जिस पर अति पिछड़ा समाज के लिए भवन बनाऊंगा। माननीय मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी से मैंने मिला था और उन्होंने पटेल छात्रावास के लिए 2 करोड़ रुपया दे रहे और उस पर पटेल छात्रावास बनेगा। हमारे इस जिला के जितने भी अति पिछड़े लोग हैं उसमें जाएंगे, जो सक्षम नहीं है, जो गरीब लोग हैं वो जाएंगे, उसमें रहेंगे और जिला में जहां भी एग्जाम हो वो देंगे। दूसरा, मेरी प्राथमिकता अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस 36 पंचायत में भी जितने बेरोजगार लोग हैं, मैं उनके लिए, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का व्यवस्था करवाऊंगा, ताकि वो अपने पंचायत में रहकर अपने पंचायतों में रह कर के सिलाई सीखे और बेरोजगारी को दूर करे। तीसरा, कदवा बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे सुविधाएं बहुत कम है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें बढ़िया डॉक्टर नहीं है, जिसके लिए पूर्णिया और कटिहार जाना पड़ता है। तीसरा मेरा ये प्राथमिकता रहेगी। चौथा प्राथमिकता मेरी रहेगी बलिया बेलोन में एक ब्लॉक का निर्माण कराना रहेगा। और 5वां रहेगा कि गरीब गुरबा जितने भी यहाँ हैं उनके लिए 5 से 10 एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाना। इन्हीं के साथ 64 कदवा विधानसभा को नमन और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग तिथि घोषित करती है चुनाव का, तो यह देखा जाता है आमतौर पर कि लोग उस दिन जो है मत देने नहीं जाते हैं। ठीक है, घूमने निकल जाते हैं, फिरने निकल जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार का मत प्रतिशत भी हमेशा कम देखा गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा राजनेता चुनना है अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने बीच से अच्छा राजनेता चुनना है, तो आप सभी को यह जरूरी है कि उस दिन घर से निकलकर मत जरूर करें। और प्रभात खबर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है, तो हम लोग एक मुहिम भी लेकर छेड़े हुए हैं इस वक्त। आप सभी जनता
अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए हम एक शपथ करवाएंगे आप सभी से। दाहिना हाथ को आगे करेंगे आप सब और हमारे साथ आप सभी बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। बिहार जागे, देश आगे। यहाँ पर आए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन प्रभात खबर की ओर से और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।